आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 6 के हवाले से। लॉ कैट की तैयारी के हवाले से हमने मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका आज छठा टेस्ट था। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास अवेलेबल है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स put an end to the deadlock in the drafting of the first constitution of Pakistan। कौन से प्रपोजल ने जो डेडलॉक आया हुआ था पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का बनना था उसके बनने पे एक डेडलॉक आया हुआ था, उसकी ड्राफ्टिंग में डेडलॉक आया हुआ था, तो कौन से प्रपोजल ने उस डेडलॉक को ख़त्म किया? तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है इस सवाल का। एग्रीमेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ वन यूनिट, जो एग्रीमेंट हुआ कि वन यूनिट का क्याम अमल में लाया जाएगा, तो इसने इस डेडलॉक को ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ मंदरजा झैल में से प्रोवाइड नहीं की गई थी? तो वो थी ऑप्शन जो है सी दुरुस्त है, चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अवेलेबल है, ये है अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक कौन सा पार्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये अलहदा से एक रियासत का दर्जा रखते हैं, इनका सदर अलग से है और इनका वज़ीर आज़म और पूरा सेटअप जो है ये अलग है पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 4 द फंडामेंटल राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल एट विच स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत जो ड्यू प्रोसेस का जो फंडामेंटल राइट है ये दिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट हमें कब हासिल होता है? तो जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब भी चार्ज फ्रेम किया जा रहा हो या जब भी किसी शख्स पे कोई भी सूट जो है इंस्टीट्यूट किया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में उसको आर्टिकल 10A के जो प्रिविलेज है ड्यू प्रोसेस का वो हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर्टिकल of constitution provided that judiciary shall be separated progressively from the executive। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो ये प्रोवाइड करता है कि जो जुडिशरी है वो एग्जेक्टिव से बिल्कुल अलग है। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ और जुडिशरी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, वो आज़ादाना अपने फैसले करती है और आज़ादाना उसका पूरा सेटअप है, आज़ादाना वो वर्किंग करती है। तो ये जो है आर्टिकल डिफाइन करता है आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज लॉ। जो जॉन ऑस्टिन के मुताबिक जो सब्जेक्ट मैटर है जूरिस्प्रूडेंस का वो पॉजिटिव लॉ है। ऑप्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त है। Question number 7 the general rule of precedent is that a court is bound by the decision of। ये जनरल रूल है प्रेसिडेंट का कि कोर्ट्स जो हैं ये बाउंड होती हैं उन डिसीजंस के जो कि ऑल द सुपीरियर कोर्ट्स जो कि दिए गए हों सुपीरियर कोर्ट्स की जानिब से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जितनी भी सुपीरियर कोर्ट हैं उनके जो डिसीजन होंगे वो अपने से जो जूनियर कोर्ट्स हैं जो इन्फीरियर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो बाउंड होती हैं उनको फॉलो करने के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इतलाक जो है या वो जो प्रेसिडेंट सेट करती है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सब पे होता है। और अगर कोई सूबाई हाई कोर्ट जो है अगर कोई प्रेसिडेंट सेट करे तो उससे नीचे जितनी भी कोर्ट्स होंगी उसका इतलाक जो है या वो कोर्ट्स उस फैसले को या उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच फैक्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑफ लॉ।
कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने लॉ पे एक एनालिसिस दिया अपना। तो कौन सा फैक्टर था जिसने यहाँ पे इन्होंने जो कार्ल मार्क्स ने जो एनालिसिस दिया उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा किया? तो वो था ऑप्शन बी, द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है कार्ल मार्क्स के नज़दीक जो है ये नहायत अहम फैक्टर है लॉ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए लाइबिलिटी में बी सिविल और क्रिमिनल, रेमेडियल और पिनल, डाइवेस्टिटिव और इन्वेस्टिटिव। जो लाइबिलिटी होती है वो मंदरजा झेल अकसाम की हो सकती है। ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त है। लाइबिलिटी सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, रेमेडियल भी हो सकती है, पिनल भी हो सकती है और इन्वेस्टिटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मंदरजा झेल में से कौन सा रूल जो है वो इंटरनेशनल लॉ का है? लिटरल रूल भी इंटरनेशनल लॉ का है, गोल्डन रूल भी इंटरनेशनल लॉ का है और मिसचिफ रूल भी इंटरनेशनल लॉ का है। तो ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड टू एनी पार्टी। एक बच्चा है, उसकी जो कस्टडी के लिए बहुत सी पार्टीज जो हैं उन्होंने रिज्यू किया हुआ है कोर्ट से। तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है उस बच्चे की कस्टडी जो है किसको देगी या किस बेस पे फैसला करती है? तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है, वेलफेयर ऑफ द माइनर। जहाँ पे भी माइनर की, उस बच्चे की जो वेलफेयर होगी वहाँ पे उस पार्टी को बच्चा जो है हवाले कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्सन नेम्ड जी गिफ्ट्स बैंगल्स टू हिज वाइफ। एक जी नामी या जेड नामी बंदे ने कुछ कंगन थे वो अपनी वाइफ को गिफ्ट किए एंड गिव्स पोजेशन ऑफ द सेम टू हर, और उसने उनकी जो पोजेशन थी वो भी अपनी बीवी को दे दी। सब्सिक्वेंटली जी रिवोक्स द गिफ्ट। आखिरकार बाद में जी ने ये गिफ्ट जो है ये कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया। अंडर इस्लामिक लॉ द रेवोकेशन इज, इस्लामिक लॉ इस रेवोकेशन के हवाले से क्या कहता है? तो इस्लामिक जो लॉ है वो इस रेवोकेशन के हवाले से कहता है कि इट इज़ वाइड। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट है। ऐसी रेवोकेशन जो है वो उसकी लीगल जो है कोई नहीं है, तो ये वाइड है। हम एक बार गिफ्ट करके और अगर उसकी पोजेशन भी दे दी जाए तो अंडर इस्लामिक लॉ उसको रेवोक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डू नॉट मेक अ मैरिज फासिद इरेगुलर। मंदरजा झेल में से कौन सा ऐसा सर्कमस्टांस है जो कि किसी भी मैरिज को इरेगुलर डिक्लेयर नहीं करता? तो वो है ऑप्शन डी दुरुस्त है, मैरिज विद अ कज़न। अगर आपकी मैरिज जो है कज़न से हुई है तो ऐसी सूरत में जो है मैरिज इरेगुलर नहीं होती। मैरिज इरेगुलर हो जाती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत के दौरान अगर मैरिज जो है वो की जाए तो तब भी मैरिज इरेगुलर हो जाती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इन द अब्सेंस ऑफ विटनेसेस, अगर विटनेसेस के अब्सेंस में अगर कोई भी मैरिज जो है कंडक्ट की जाए तब भी ये इरेगुलर हो जाती है। मैरिज विद फिफ्थ वाइफ बाय अ पर्सन हैविंग 4 वाइव्स, एक बंदे की 4 बीवियां हैं और उसने उनके होते हुए 5वीं शादी की तो तब भी शादी इरेगुलर हो जाती है। देखें, इरेगुलर से मुराद वाइड बिल्कुल नहीं है। इरेगुलर या इरेगुलरिटीज जो है ये दूर की जा सकती है, जबकि अगर कोई चीज़ वाइड हो तो वो जो है एतराज़ दूर करके उसको वैलिड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 14, इन इस्लामिक लॉ अ वैलिड विल में बी मेड। इस्लामिक लॉ के अंदर वैलिड विल जो है ये या वसीयत जो है ये कैसे मेड की जाती है? इट इज़ मेड इन राइटिंग और ओरली, बोथ ए एंड बी जो है ये दुरुस्त है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 15, इजमा इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इजमा जो है इस्लामिक लॉ के अंदर ये सेकेंडरी सोर्स है। कुरान और सुन्नत जो है ये प्राइमरी सोर्स हैं। विच फाइंड्स इट्स बेसिस इन, ये जो इजमा है इसकी जो बेसिस हैं ये कंसेंसस के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच रूल एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी improperly joined the struck out or to order that the name of the party which is necessary and proper for adjudication of the suit be added।
यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऑर्डर और कौन सा रूल कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि अगर किसी शख्स का नाम गलती से किसी सूट के अंदर आ जाए या गलत बुनियादों में शामिल किया जाए तो उसको कोर्ट जो है ये स्ट्रक आउट भी कर सकती है उसके नाम को। और अगर किसी शख्स को शामिल करना था और उसका नाम शामिल नहीं किया गया तो ऐसे शख्स को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये पावर जो है कोर्ट को दी जाती है ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। Question number 17. Which court does not exercise jurisdiction under the provision of CPC? CPC के तहत कौन सी कोर्ट के पास jurisdiction हासिल नहीं है? तो वो है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट चूँकि क्रिमिनल कोर्ट्स हैं तो लिहाजा इनको CPC के अंडर jurisdiction हासिल नहीं है, इनको CRPC के तहत jurisdiction हासिल होती है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18. What remedy can be availed before same court which has given the original order or judgment? सेम कोर्ट के अंदर जिसने ओरिजिनल ऑर्डर या जजमेंट पास की तो आप उस कोर्ट से दोबारा कौन सी जो रेमेडी है वो अवेल कर सकते हैं। तो रेमेडी है रिव्यू की। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। हमेशा याद रखें रिवीजन जो है ये हायर कोर्ट में होती है और जबकि रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट में होता है। ये सवाल बार बार दोहराया जाता है, ये अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट के अंदर होता है और रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर होती है। यानी कि अगर आपका केस है सिविल कोर्ट के अंदर तो आप रिवीजन दायर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और अगर आपका केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तो आप रिवीजन जो है वो दायर करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, जबकि रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट में किया जाएगा। सिविल कोर्ट ने एक जजमेंट या ऑर्डर दिया, आप रिव्यू लेना चाह रहे हैं तो आप उसी कोर्ट के अंदर ही रिव्यू फाइल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19. विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ अपील अराइजिंग आउट ऑफ CPC? कौन सी अपील जो है ये CPC से नहीं मिलती? ऑप्शन सी सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20. द टेम्परेरी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स आर ग्रांटेड अंडर व्हाट ऑर्डर ऑफ CPC? तो टेम्परेरी इंजंक्शन जो है या इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो हैं ये किस ऑर्डर जो CPC का कौन सा ऑर्डर है उसके तहत दिए जाते हैं? ऑर्डर 39 के तहत जो है ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये ग्रांट किया जाता है, स्टे ऑर्डर जिसको हम ये सादा लफ्ज़ हम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21. द राइट ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पॉर्टम इज रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। ऑडी ऑल्ट्रम पॉर्टम से मुराद ये है कि नो बॉडी कंडेम अनहर्ड, दूसरी पार्टी को सुने बगैर आप एक ही पार्टी को सुन के कोई भी फैसला नहीं दे सकते। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 22. सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 provides that in case of criminal act done by several persons in furtherance of common intention of all, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेक्शन 34 है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, वो इस सूरत हाल के अंदर क्या कहता है कि जब कॉमन इंटेंशन हो और एक एक्ट जो है वो मुख्तलिफ लोगों से किया जाए तो ऐसी सूरत में ईच सच पर्सन, इनमें से हर एक शख्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, तो वो उस हद तक जो है उस एक्ट का जिम्मेदार होगा एज इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन, जो कि उसकी जानिब से अकेले होते में किया जाता। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। विच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 सेव्स द प्रेसिडेंट prerogative to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment? पाकिस्तान पीनल कोड 1860 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी शख्स की जो सज़ा है उसको कम कर दे, उसको बढ़ा दे या उसको बिल्कुल माफ़ कर दे। तो ये पावर सेक्शन 55A पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24. सेक्शन 107 of Pakistan Penal Code 1860 prescribes that a person abets the doing of a thing if he, यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्शन 107 बयान करता है पाकिस्तान पिनल कोड का कि कोई भी शख्स ऐसी सूरत में अबैट कर रहा होगा अगर वो इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू दैट, अगर वो किसी शख्स को इंस्टिगेट कर रहा हो कि आप ये काम कर दें। ऑप्शन बी इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट एक्ट
दैट थिंग, और वो इंटेंशनली जो है उसने जानबूझ के वो कोई मदद कर रहा हो उस इलीगल जो एक्ट किया जाना है उस एक्ट के कमीशन के अंदर, तो ऐसी सूरत में वो अबैटमेंट कहलाएगी। सेक्शन 107 जो है यहाँ पे इसकी जो तारीफ है वो यहाँ पे आती है कि ये चीज़ अबैट के ज़ुमरे में आती है। ऑप्शन सी जो है दुरुस्त है, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 25 है। सेक्शन 294 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860, सेक्शन जो 294 है पीपीसी का, डील्स विद, ये किस चीज़ से डील करता है? ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन अ पब्लिक प्लेस टू द अनॉयंस ऑफ अदर्स। अगर कोई ऐसे ऑब्सीन एक्ट्स किए जाएं पब्लिक प्लेस पे, या कोई भी ऊंची आवाज़ में सॉन्ग या म्यूज़िक वगैरह जो है पब्लिक प्लेस के अंदर लगाया जाए या ख़ुद गुनगुनाया जाए जो कि दूसरे लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने या उनके लिए अनाय क्रिएट करे, तो सेक्शन 294 जो है लागू होता है। ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 इज़ व्हाट टाइप ऑफ लॉ? जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है ये किस टाइप का लॉ है? इट इज़ प्रोसीजरल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास नेक्स्ट। तो एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एज ऑफ राइट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड बेलेबल ऑफेंस। ऐसे केसेस जिनके अंदर जो अक्यूज्ड है उसको जो बेल दी जाती है अगर वो दी जाए एज अ राइट तो ये बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेल? मंदरजा झेल में से कौन सी जो है वो बेल की किस्म नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। गारंटीड बेल जो है ये बेल की टाइप नहीं है, ये बेल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी रिलेट्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जो है वो एफआईआर से रिलेटेड है आम लफ्ज़ों में, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनका इंदराज किया जाता है उसके तहत? तो वो है ऑप्शन सी सेक्शन 154, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 30, पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस इज ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1898? जो जस्टिस ऑफ पीस की पावर है ये ग्रांट की जाती है सेक्शन 22 ए बी के तहत। तो क्वेश्चन 30 का जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 31, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये स्टेट के बिहाफ पे एक्ट करता है, तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, द पर्सन एंटाइटल्स टू क्लेम किसास इज कॉल्ड। जो बंदा किसास को क्लेम करने का हकदार है वो कहलाता है वली। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द केस ऑफ इतलाफ उद्व, इतलाफ उद्व के केस में व्हेन द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, in addition to imprisonment as ta'zir, offender shall be liable to arsh। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इतलाफ उज़्व के केस के अंदर अगर किसास जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो ऐसी सूरत में ताज़ीर के ज़रिए से उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, और ताज़ीर के साथ साथ जो चीज़ ऑफेंडर पे लागू की जाती है वो है अर्श। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। कोर्ट डिसाइड करती है कि ऐसे शख्स को कितना जुर्माना ताज़ीर की जो इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है उसके साथ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ। कौन सा शख्स जो है वो गवाही देने के लायक नहीं है? तो आर्टिकल 3 जो है कानूनी शहादत ऑर्डर का ये डिस्क्राइब करता है कि ऐसा शख्स जो द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, जिसको कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये शख्स अगर इसको कोई भी सवाल किया जा रहा है तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो टेंडर एजेस के अंदर हो, टेंडर ईयर्स या एक्सट्रीम ओल्ड एज हो,
इतना ज़्यादा बूढ़ा हो कि वो आपकी बात को या जो क्वेश्चन उससे किए जाएं वो समझ ही ना पाए, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट उसको गवाही से रोक सकती है। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फ्रॉम कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। और ऐसा शख्स भी गवाही नहीं दे सकता जिसको कोर्ट की जानिब से गलत एविडेंस देने पे या परजरी पे जो है वो कन्विक्ट किया जा चुका हो, तो ऐसा शख्स भी गवाही नहीं दे सकता। तो आप डी जो है ये दुरुस्त है, ऑल ऑफ अबव ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेजेस। देखें, वकील और जो क्लाइंट के माबैन बात है उसको लॉ भी कंपेल नहीं किया कर सकता कि उसको डिस्क्लोज किया जाए। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं जो अटॉर्नी और क्लाइंट के माबैन जो हैं इनको हासिल हैं। तो ये प्रिविलेजेस QSO 1984 के तहत आर्टिकल 9 के तहत दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है 35 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस इज प्रोवाइडेड अंडर पाकिस्तानी लॉज। कौन से प्रिविलेज जो हैं ये पाकिस्तानी लॉ के तहत प्रोवाइडेड हैं। स्पाउसल जो प्रिविलेज है, मियाँ बीवी को भी प्रिविलेज हासिल होता है। अटॉर्नी प्रिविलेजेस, अटॉर्नी और क्लाइंट के प्रिविलेज भी हासिल हैं। स्टेट सीक्रेट्स प्रिविलेज भी हैं, ये भी हासिल हैं। यानी कि स्पाउसल जो प्रिविलेजेस हैं मियाँ बीवी के दरमियान जो बात है उसको भी आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो बताया जाए। अटॉर्नी क्लाइंट के माबैन भी आप कानून जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और स्टेट सीक्रेट्स जो हैं ये भी आप किसी भी शख्स को कंपेल नहीं कर सकते कि वो डिस्क्लोज करे। तो ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37, द होल्डर ऑफ अ प्रिविलेज विद इन एविडेंस parlance cannot be compelled to divulge information within his knowledge। आपकी ऐसे किसी भी शख्स को जो उसका पर्सनल नॉलेज है, आप उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते। ऑप्शन 38, क्राइम इज डिफाइंड एज, यहाँ पे क्राइम की डेफिनेशन दी जा रही है कि इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट इन वायलेशन ऑफ पीनल लॉ। कोई भी ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट जो कि पीनल लॉज की नफी कर रहा हो और उनकी वायलेशन कर रहा हो, एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। और ऐसा कोई भी जो एक्ट है ये स्टेट के अगेंस्ट जा रहा हो या स्टेट के जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट जा रहा हो, तो इट इज़ कॉल्ड क्राइम। यस, इट इज़ ट्रू। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 39, पनिशमेंट जो है जहाँ पे इसको डिफाइन किया जा रहा है, पनिशमेंट इज अ मीन टू इन्फ्लिक्ट पेन और लॉस अपॉन अ पर्सन फॉर हिज मिसडीड। पनिशमेंट या जो सज़ा है उससे मुराद किसी भी शख्स की जो मिसडीड है उसके ऊपर उसको कोई भी नुकसान पहुंचाना या कोई भी जो तकलीफ है वो पहुंचाना पनिशमेंट कहलाती है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्या मुराद है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली फिक्र भी इसको बोलते हैं या कानून का इल्म इसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। ऑल इंटेलेक्चुअल इंक्वायरीज अबाउट लॉ। लॉ से रिलेटेड जितनी भी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरीज हैं, जितना भी कानून का इल्म है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सॉलमन क्लासिफाइज मटेरियल सोर्सेज इनटू हाउ मैनी काइंड्स। सॉलमन ने जो मटेरियल सोर्सेज हैं इनको क्लासिफाई किया हिस्टोरिकल सोर्सेज और लीगल सोर्सेज के दरमियान। तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। टर्म जो लेजिस्लेशन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 42 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 43, लेजिस्लेशन मीन्स। लेजिस्लेशन से क्या मुराद है। इससे मुराद मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ को बनाना है और सेटिंग ऑफ लॉ है। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है ये क्वेश्चन नंबर 43 का ये दुरुस्त है। लेजिस्लेशन से मुराद कोई भी नए लॉज जो है उनको बनाना और सेटिंग ऑफ लॉज है। Question number 45, legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority it is said by Solomon। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर कि लेजिस्लेटिव के बगैर, एक्ट के बगैर कोई भी लॉ नहीं होता। इट इज सेड बाय ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था कि ऐसी चीज लॉ कहलाएगी जो कि लेजिस्लेटिव एक्ट से
अराइज हो। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 47, कॉइन्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है इसकी कॉइन्स हैं 5, तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, और जो लेजिस्लेशन की जो फॉर्म्स हैं वो हैं 2, ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑस्टिन प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट से मुराद मिसाल जो है, तो प्रोफेसर ऑस्टिन के मुताबिक जो ये मिसाल है ये जुडिशल लॉ की भी हो सकती है, जुडिशरी लॉ की भी हो सकती है, तो ऑप्शन बोथ ए और बी जो हैं ये ऑप्शन दुरुस्त हैं। सबसे आखिर पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, और ये है कि व्हाट इज़ द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट बिहाइंड लॉ। देखें जी कि स्टेट की जो लॉ के पीछे कौन सी फिजिकल फोर्स है, ये जो फिजिकल फोर्स होती है लॉ के पीछे स्टेट की, ये क्या कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड सैंक्शंस। ये जो पाबंदियां हैं, ये जो रोक टोक है, ये फिजिकल फोर्स है किसी भी लॉ के बिहाइंड, यानी कि जो स्टेट का लॉ है, तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। ये इट इज़ कॉल्ड सैंक्शंस।